Namaste students, I am Dr. Aziz Mohammed Khan from Department of Food and Biotechnology, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today I am going to discuss about the topic clonal selection theory of the immunotechnology. technology. First, history. अभी तक क्या क्या हिस्ट्री इसमें हुई है और क्या क्या इसमें थ्योरीज साइंटिस्ट ने दी है। तो सबसे पहली थ्योरी दी थी 1900 में पॉल एलरिच ने, और उन्होंने बताया कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कैसे होता है। उन्होंने साइड चेन थ्योरी दी थी। और फिर 1955 में नील जैन ने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, और जब एंटीजन आता है तब वही एंटीबॉडी उसके साथ में बाइंड होता है जो उसके साथ में मैक्सिमम सिमिलरिटी शो करता है। फिर 1957 में मार्क फर्लन बर्नेट ने नील जैन की जो थ्योरी है उसी को थोड़ा सा अपडेट करके कहा, और उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम दिया क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। उन्होंने कहा कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मैक्सिमम सिमिलरिटी शो करते हैं वही आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं, और जब वो मैच कर जाते हैं तो वही डिवाइड होते हैं, दूसरे डिवाइड नहीं होते हैं। तो हम बात करते हैं क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी और बी सेल के बारे में बात करते हैं। तो बी सेल जो होती है वो होती है बोन मैरो के अंदर। बी सेल डिवाइड होती है, उसमें स्टिमुलेशन होता है और वो अपने नॉर्मली डिवाइड होती है। उसके पास में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब डिवाइड होती है तो ये सेल कुछ अलग अलग रिसेप्टर्स के साथ में आ जाती है। जैसे इनके पास में जैसे ये है तो इसके पास में रेड, ग्रीन, फॉर एग्जांपल ग्रीन, ये सारे ग्रीन, तो अलग अलग रिसेप्टर इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन जब ये डिवाइड होते हैं तो इनके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बल्कि पेरेंट्स में कम होते हैं। तो ये डॉटर सेल्स जो होती है बी सेल्स, इनके अंदर रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि डिवाइजन तो हो गया, अब जो एंटीजन आता है तो एंटीजन के आने के पर वो सेल एंटीजन के साथ में बाइंड करती है जो सबसे ज़्यादा एंटीजन से सिमिलरिटी शो करती है। उसके बाद में दोनों एंटीजन और बी सेल दोनों एक दूसरे से बाइंड होते हैं, ठीक है। बी सेल के पास में जो रिसेप्टर होते हैं उनके पास में एक पर्टिकुलर सिलेक्शन एफिनिटी होती है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एंटीजन से बाइंड होती है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है वो बी सेल एंटीजन के साथ में जाके बाइंड हो जाती है। बाइंडिंग से बी सेल एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेशन होने के बाद में वो बी सेल्स जो उसके साथ में मैचिंग कर रही थी वो बी सेल डिवाइड हो जाती है। सिर्फ वही मैचिंग बी सेल डिवाइड होती है जो एंटीजन से सिमिलरिटी शो करती है, बाकी की डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसके बाद में यहाँ पे डिवीजन हो गया। अब जो मैचिंग बी सेल होती है वो डिवाइड होती है, और डिवाइड होने के बाद में वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद में प्लाज्मा सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? एंटीबॉडीज में। अब एंटीबॉडीज जो होती है वो अपना काम करती है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ऑप्सोनाइजेशन हो गया, ठीक है। ये सारे काम एंटीबॉडीज करते हैं, एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है। तो ये सारी थ्योरी कहलाती है क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी, क्योंकि इसमें एंटीजन वही एंटीबॉडी वही भी सेलेक्ट होती है जो एंटीजन से सिमिलरिटी शो करती है, और सिमिलरिटी शो करने के बाद में वो डिवाइड होती है। डिवाइड होने के बाद में बी सेल्स से प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होती है। प्लाज्मा सेल क्या करती है? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है, और एंटीबॉडीज का जब प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। एक मिनट में मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज एक सिंगल प्लाज्मा सेल्स
प्रोड्यूस कर देती है, जो अलग अलग एंटीजन से जाके बाइंड होते हैं। और सिमिलर टाइप की एंटीबॉडी होते हैं, वो एक ही टाइप के एंटीजन से जाके बाइंड होते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है उसमें बता रखा है प्रोसेस कि पहले बी सेल होती है, वो डिवाइड होती है, जब एंटीजन आता है तो वो और डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद में उसमें एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन होने के बाद में क्लोनल एक्सपेंशन होता है। ये सिंगल वाली सेल जो सेलेक्ट हुई है, जो एंटीजन से बाइंड हुई है, वो डिवाइड होती है। डिवाइड होने के बाद में ये डिफ्रेंशिएट होती है, यहाँ पे इस स्टेप में डिफ्रेंशिएट होती है। डिफ्रेंशिएट होने के बाद में ये मेमोरी सेल्स के अंदर भी कन्वर्ट होती है। प्लाज्मा सेल में होती है और मेमोरी सेल्स में, मतलब प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। क्योंकि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में बॉडी को ज़्यादा टाइम लगता है और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में बॉडी को कम टाइम लगता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने में। तो यहाँ पे जब मेमोरी बी सेल्स बनती है तो वो सेकंड टाइम में जब एंटीजन आता है तो वो अपनी मेमोरी में फीड रखेगी, और नेक्स्ट टाइम जब आता है तो कम टाइम में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देती है। ठीक है, तो जब ये प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है तो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। ये प्रोसेस है कि इसकी एंटी सबसे पहले माइक्रो ऑर्गन एंटर होता है, जिसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फेगोसाइटोस कर देती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको डाइजेस्ट करके मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के थ्रू बी सेल रिसेप्टर को प्रेजेंट करती है। इससे क्या होती है, बी सेल एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेटेड बी सेल्स डिवाइड होती है। डिवाइड होने के बाद वो प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और भी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। इसी तरीके से टी सेल्स में भी सेम प्रोसेस होती है। टी सेल्स होती है थाइमस के अंदर और बी सेल्स होती है बोन मैरो के अंदर। तो प्रोसेस सेम है दोनों के अंदर, बस सेल्स अलग अलग है। सबसे पहले माइक्रोब्स आते हैं, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उन माइक्रोब्स को फेगोसाइटोसिस कर देती है, उनको डाइजेस्ट कर देती है, और ये डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स के थ्रू टी सेल्स को प्रेजेंट होते हैं। टी सेल्स उनको बाइंड उनके साथ में बाइंड होती है। बाइंडिंग होने के बाद में टी सेल एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद में वो प्रोलिफरेट होती है, और प्रोलिफरेट होने के बाद में जब डिवाइड हो जाती है तो वो पूरे ब्लड वेसल्स के अंदर, पूरे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके अंदर मूव हो जाती है और अपने पूरे जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। इस पूरे काम में इंटरल्यूकिन्स हेल्प करते हैं टी सेल्स की। तो हमारा लेक्चर आज का यहीं पे कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चंस होने पर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।